आज आज़ाद पुत्र बिरसा मुंडा इनके 148वें जयंती के उपलक्ष्य में अपन सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट रमेश पीसे सर, इनसे अनुरोध है कि वे अपना अध्यक्षीय स्थान ग्रहण करेंगे। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय प्राध्यापक जावेद पाशा, इनसे भी अनुरोध है कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर वाहिद पटेल सर, इनसे अनुरोध है कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, भारतीय मुस्लिम परिषद, विदर्भ तेली महासंघ समिति तथा तमाम संगठनों की ओर से आज जननायक बिरसा मुंडा इनके जयंती के उपलक्ष्य यहाँ शाम को यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। उसका प्रयोजन ये है कि बहुत ही कम समय में, जब 8वीं क्लास में बिरसा मुंडा थे, तभी उन्होंने अपना जन आंदोलन चालू कर दिया था। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलियत गांव में हुआ, जो आज झारखंड में है। और वहाँ बहुत बड़ा उनका आंदोलन जल जंगल ज़मीन और जो कल्चर है आदिवासी, उसके लिए उन्होंने लड़ाई की। और वो बचपन से ही चाहते थे कि मुझे मेरे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करना है और हमारे लोगों के जो हक और अधिकार है जो छीने जा रहे हैं वो उनको दिलाना है। उसके लिए मुझे धरती को भी हिलाना पड़े तो भी चलेगा। तो ये इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया और उनको 25 साल में ही जेल में 1900 को मारा गया। ये उनका इतिहास है। तो आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय प्राध्यापक जावेद पाशा, इनसे अनुरोध है कि आज के उपलक्ष्य में वो अपनी बात रखें। महान स्वतंत्रता आंदोलन के नेता केवल आदिवासियों के ही नहीं, क्योंकि वे मुंडा इस आदिवासी जमात में उनकी पैदाइश थी, इसलिए उन्हें आदिवासी नेता एक प्रचलित पद्धति से कहा जाता है। लेकिन वे केवल आदिवासियों के नेता नहीं थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारत में जो जन आंदोलन चला, जो क्रांतिकारी आंदोलन चला भारत को आज़ाद करने का, उसके वे नेता थे। इस तरह भारत के स्वतंत्रता के सेनानियों में वो अग्रणी हैं। जयंती के वक्त में हम लोग वर्तमान के संदर्भों में भी उस क्रांति के बिंदु मिलते हैं क्या, ये देखना चाहिए। तो जिस आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन के लिए आंदोलन चलाया, जैसा नागबौद्ध जी ने कहा, वही परिस्थिति आज वर्तमान में भी ज्यों की त्यों है। सबसे ज़्यादा विस्थापित अगर कोई हो रहा है तो वो आदिवासी ही हो रहा है, और सबसे ज़्यादा शोषण किसी का हो रहा है तो वो आदिवासी के बाद ओबीसी और अनुसूचित जाति जमाती अल्पसंख्यकों के लोग हैं। मतलब जिस शोषणकारी व्यवस्था से मुंडा ने आंदोलन किया था, वो शोषणकारी व्यवस्था इस प्रजातंत्र में भी हावी है, ये हम देख सकते हैं। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसकी बुनियाद थी जंगलों का निजीकरण कंपनी के हाथों करने का जो प्रोजेक्ट अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, और आदिवासी इलाकों के जंगलों को संरक्षित वन घोषित करके, यानी स्पेशल एक्टिविटीज़ का जोन, जैसे वर्तमान की सरकारें सेज बना रही है और किसानों की उपजाऊ ज़मीनें और सरकार की मिल्कियत की ज़मीनें अपने कब्ज़े में लेकर कौड़ी मोल से बहुत ही सस्ते दामों में पूंजीपतियों को दे रही है। लेकिन ये ज़मीनें एक्वायर करने के बाद में जो भारत का कृषि तंत्र टूट गया है, जो भारत की ग्रामीण क्षेत्र की गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई है, यही हालात बिरसा मुंडा के काल में अंग्रेज़ों ने किया था। क्योंकि अंग्रेज़ केवल राज कर रहे थे ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ों का एक शोषण का मार्केट भी भारत में चल रहा था। अंग्रेज़ों के औद्योगिक नीतियों ने पहली बार भारत की जनजातियों की जातियों की स्वयंपूर्ण उत्पन्न प्रणाली को नष्ट किया और उन्हें कामगार बनाने की प्रोसेस बड़े पैमाने पे अंग्रेज़ों के काल में शुरू हुई है। ये भी उसकी डार्क साइड, अंधेरी बाजू हमने ध्यान में लेना चाहिए। पहले कोष्टी अंसारी कपड़ा बुनने वाला बेकार नहीं था, वो अपने उत्पादन का मालक था। जैसे अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े
कपड़ा निर्मित के कारखाने डालने शुरू किए, कपड़ा को औद्योगिक प्रणाली में पूंजीवादी मार्ग से ले गया, तो इस देश का रोज़मर्रा का कमाने वाला कोष्टी, कामगार, अंसारी बिरादरी के लोग बेकार हो गए। और ये लोग जो अपने माल और उत्पादन और अपने यूनिट के मालिक थे, वो अंग्रेज़ों के कारखानों में मजदूर करके जाने लगे। भारत में अंग्रेज़ों के शासन ने इस देश में सबसे बड़ा लेबर मार्केट पैदा किया, ये उसकी डार्क साइड है। तो इसके विरोध में भी इस देश में आंदोलन चले। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन का नारा दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि जब तक जाति जनजातियों के व्यवसायों को एक निश्चित आर्थिक और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से संरक्षित और उसे आरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक इन्हें न्याय नहीं मिल सकता। बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उन्होंने एक नारा उस समय ये जंगल एक्वायर करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया था, और वो नारा दिशुम अबुआ राज, ये बहुत बड़ा नारा है। यानी गांधी जी वगैरह ये नारे, हमारा देश, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य माधा जन्मसिद्ध हक है, मेरा अधिकार है, वगैरह वगैरह का नाम लिया जाता है। लेकिन 1875 में, 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय लोगों का मिला जुला युद्ध होता है, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र को दिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1875 में बिरसा मुंडा अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा देता है। अबुआ दिशुम यानी ये देश हमारा है, अबुआ राज यानी फिर भी राज हमारा है। तो हमारा देश हमारा राज, ये नारा बिरसा मुंडा ने इस देश में पहली बार दिया। इसलिए हम सब 18 पकड़ जातियों से आने वाले लोग, हम सब फुले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन से आने वाले लोग, हमारे देखने के दृष्टिकोण में हर हमारी एक्टिविटी में एक समता का भाव होता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि बिरसा मुंडा ये कोई आदिवासियों का नेता नहीं है, वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले बड़े बड़े अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना रोल निभाया। इतिहास उनको दिखाया जाता है, उनके नाम से इतिहास में उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन बिरसा मुंडा को नहीं पढ़ाया जाता, जिसे बताने का काम हम सब आंदोलन से आए हुए लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास में वो शख्स कौन से जाति में पैदा हुआ, इससे ज़्यादा उस शख्स ने देश के लिए क्या किया और तमाम लोगों की समता के लिए क्या किया, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आज बिरसा मुंडा की जयंती राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, तेली महासंघ, भारतीय मुस्लिम परिषद और अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने मिलकर ये मनाई है। 1 अक्टूबर 1854 मुंडा ने अपने पूरे आदिवासियों को इकट्ठा करके जंगलों के खाजगीकरण, जंगलों के मतलब अंग्रेज जो सरकार जंगलों को एक्वायर कर रही थी, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। यह खुद की संपत्ति को बचाने का भारत का पहला स्वयंपूर्ण आंदोलन था। 1895 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग में सेंट्रल जेल में ले जाकर रखा गया, और उसके बाद वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो ये कहा जाता है कि उन्हें हैज़ा हो गया था, लेकिन संशोधन बताते हैं कि उस वक़्त जब उनकी बॉडी लाई गई वो नीली पड़ी हुई थी। तो हैज़े से बॉडी नीली नहीं होती, इसलिए ये कहा गया कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। और इसमें काफ़ी तथ्य है कि उन्हें जहर देकर ही मारा गया है, क्योंकि वो इतने फिट थे। और आपको एक बड़े की बात बताऊंगा कि कुछ समय के लिए ईसाई धर्म स्वीकार किया था इन्होंने। ब्रिटिश मिशनरी के स्कूल में पढ़ते थे, उस समय ईसाई धर्म स्वीकार किया था। और ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद में प्रवचन देने का एक नया सिस्टम बिरसा मुंडा ने डेवलप किया था, और उनके प्रवचन में काफ़ी लोग आते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद में जब वो प्रवचन देते थे तो अंग्रेज़ किस तरह अन्याय कर रहे इस बात को रखते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया, और मेरे संशोधन में मैंने ये पाया कि कुछ समय तक वो मुसलमान बन के भी रहे। बिरसा दाऊद ये उनका नाम रखा गया था, लेकिन उसके बाद यानी उन्होंने देखो किस तरह से अपने आंदोलन को गति दी। जब मुस्लिम बने तो मुस्लिम समाज में जाकर भी उन्होंने अपने ढंग से प्रबोधन किया। यानी दोनों ही धर्मों में जाने के बाद में उस धर्म के प्रचलित प्रबोधनकारी पद्धति को उन्होंने लोगों को प्रबोधन के लिए इस्तेमाल किया, लोगों के प्रबोधन के लिए। इसके बाद उनके प्रवचनों में इतनी गर्दी होती थी क्या उन्हें पूरे कार्यकाल में 6 बार केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया कि
कि उनके प्रवचन में बहुत बड़ी गर्दी जमा होती है और इस गर्दी में वो ब्रिटिशों के ख़िलाफ़, इस जुल्मी राज के ख़िलाफ़ प्रवचन देते, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके कई बार जेलों में रखा गया। आखिर में आपको पता चलेगा कि अपने 400 सैनिकों को लेकर सशस्त्र युद्ध बिरसा ने किया, बिरसा की पूरी टोली मारी गई, बिरसा गिरफ्तार हुए और आखिर में उनका इस तरह अंत हुआ। तो हम इस महान सेनानी नायक की जयंती मनाने के लिए आज सब इकट्ठा आए हैं। हमारे श्रद्धा सुमन उनको हम अर्पित करते हैं। आरपीआई के अध्यक्ष माननीय संजय बोरकर इनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के उपलक्ष्य में मुंडा साहेब म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आणि महात्मा गांधी आणि महात्मा फुले हा जो समतेचा विचार आपण या देशामध्ये ज्यांनी पेरला, त्याच कडीला घेऊन बिरसा मुंडांचं 1875च्या म्हणजे काळात महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या काळामध्ये त्यांचं कार्य झालं। इथल्या व्यवस्थेच्या विरोधात त्यांनी लढा उभारला। आपण जरी म्हणत असलो तर इंग्रजाचं या देशावर सत्ता जरी असली तरी या देशाच्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने त्यांचा अतोनात छळ केला। म्हणजे माझ्या वाचनामध्ये ज्या ज्या गोष्टी आल्या त्यातून असं वाटलं की त्या काळात जेल प्रशासन आणि बाकीची जी लोकं होती, कारण इथल्या आदिवासींच्या आजही आता आपण बघतो की जल जंगल जमीन हा त्यांचा जो मूळ प्रश्न आहे की या देशामध्ये जमिनी शेतीच्या उपयोगित आणण्यासाठी ज्या तयार करण्याचं काम केलं असेल तर ते आदिवासींनी केलं। बिरसा मुंडा त्या समूहातून आलेले होते आणि केवळ जंगल जमीन आणि जल जंगल जमीन हा एवढाच नारा नाही, तर मुंडांच्या कुटुंबामधून किंवा त्यांच्या जात प्रवाहातून या देशाच्या संविधान निर्माणाच्या कार्यामध्ये देखील फार मोठं योगदान या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो। तर संविधान सभेमध्ये मुंडाजी होते, ते IAS होते त्या काळात, म्हणजे IAS तेव्हा ते ICS असं त्यावेळेस म्हणायचे, आणि हॉकीचे प्लेयर होते, ते देखील मुंडा यांच्याच जात समूहाचे आणि त्या आदिवासी समूहाचे होते। त्यांनी देखील या देशाच्या संविधान निर्माणामध्ये योगदान। हमारे बीच डॉक्टर वाहिद पटेल साहब है, उनसे अनुरोध है कि वे आज के उपलक्ष्य में हमें एक्चुअली देखा तो बिरसा मुंडा की जयंती का पता ही नहीं था कि यानी कब मनाई जाती है। कारण उसका कि हमारे स्कूल के कोर्स में ही नहीं था, ये उन्हें पढ़े ही नहीं। यानी अभी अभी जब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां सामने आ रही है, बिरसा मुंडा का संघ बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, तब मालूम पड़ रहा है कि बिरसा मुंडा कोई थे और अपने देश के आज़ादी के लिए, अपने समाज के लिए या अपने आदिवासियों के लिए या भारतीयों के लिए लड़े। ये अपने को बाद में मालूम पड़ता है, अभी धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये चीज़ हो रही है। तो एक्चुअली में क्या है, हमारी जो एक्टिविटीज़ जो है उसके तरफ होना चाहिए, उसको यानी कोर्स में ज़रूर डलवाए, इसके ऊपर यानी हमारा जोर होना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट पीसे सर, इनसे अनुरोध है कि वे अध्यक्षीय बात रखें। कि सही में अगर बाबा साहब के बाद में मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होते, मान्यवर कांशीराम साहब का भी जो संघर्ष था, जैसे पटेल साहब ने कहा, वही साहब ने, वो सही था। DS4 के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब पहले सामाजिक क्रांति ही करने गए थे, लेकिन उनको जब ये पता चला कि सिर्फ अगर मान के चलो कि बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में हमको आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को कुछ बताना है, अगर अभ्यासक्रम में वो बात रखनी है, तो वो रखने के लिए भी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमारे बंदे जब तक जाएंगे नहीं, बिरसा मुंडा को कोई याद करने वाला नहीं है। चाहे फिर वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजकीय क्षेत्र हो, अगर हम उससे अछूत रहे तो हमारी बात रखेंगा कौन। वर्तमान में जो शिक्षा नीति इस सरकार ने बनाई है, वो क्यों बनाई है? क्योंकि उनकी सोच वाले बंदे विद्यापीठ में है, अभ्यासक्रम जहाँ बनाया जाता है या बनवाया जाता है, उस प्रक्रिया का वो हिस्सा है। अगर हम ये कहेंगे कि भाई हमने सिर्फ सामाजिक कार्य करना और उनको जाके ये कहना, दे वोंट लिसन टू यू, वो क्यों आपकी सुनेंगे? वो तो गोलवलकर जी की बात बताएंगे, हेडगेवार जी की बात बताएंगे, जो जिनका इतिहास में कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, उनको वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, हीरो बनाएंगे, और हमारे हीरो जो है वो अंधेरे में रहेंगे। बिरसा मुंडा जी की लड़ाई जो है, संघर्ष है, वो सिर्फ
जल, जमीन, जंगल इसकी ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि उनकी सही लड़ाई जो थी वो सांस्कृतिक संघर्ष था। हमारा जो देश है, हमारी जो सत्ता है, मेरा देश मेरी सत्ता, ये जो उनकी जो लड़ाई थी, तो सत्ता का मतलब है सांस्कृतिक सत्ता। आज भी सही मानों में इस देश में अगर कोई पवित्र संस्कृति बची है और उन्होंने बचाई है तो वो आदिवासी संस्कृति है, और उसकी नींव किसी ने रखी है तो वो बिरसा मुंडा जी ने रखी है। सिर्फ 25 साल की उम्र, और 25 साल के उम्र में ये महानायक शहीद होता है, तो सिर्फ अंग्रेज़ों ने इनको शहीद नहीं किया। तो जो प्रवृत्ति, जो हमारे संजय बोरकर जी ने कहा कि जिस प्रवृत्ति के यहाँ पे पहले से 5000 साल से जो लोग थे, उनके माध्यम से उनको शहीद किया गया। मैंने बिरसा मुंडा जी के जीवन पे जो यहाँ के सामाजिक न्याय व्यवस्था या सामाजिक जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, उनके माध्यम से, खासकर हमारे दशरथ मड़ावी साहब के प्रयत्नों से जो नाटक पूरे महाराष्ट्र में और खासकर विदर्भ में प्रदर्शित हुआ, उसका एक अंक वसंतराव देशपांडे हॉल में था। इतना बेहतरीन नाटक, इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन, इतना रिच प्रेजेंटेशन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन वहाँ पे देखने वाले और सुनने वाले पटेल साहब गिने चुने ही लोग थे। हमको शर्म आनी चाहिए, रमेश पिसे को शर्म होनी चाहिए कि हमारे महानायक को सुनने के लिए और देखने के लिए हम समय भी निकाल नहीं पाते। जो हम वर्तमान में आधुनिक हमारे नायक भगत सिंह कहते हैं, लेकिन भगत सिंह के क्रांति की सही सोच की नींव अगर किसी ने रखी है तो वो बिरसा मुंडा जी ने रखी है। 15 नवंबर 1875, 25 साल का युवक। आप कितने जीते हो, हाउ लॉन्ग यू लिव डजंट मैटर, कितने सालों की आप ज़िंदगी जीते हो मायने नहीं रखता, आप किस प्रकार का जीवन जीते हो वो मायने रखता है। और उस दिशा में बिरसा मुंडा, भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर जी, इनको हम नमन करना ये हमारी प्राथमिकता है। अब ये इतिहास अगर मान के चलो कि हमारे अभ्यासक्रम में नहीं है, तो हम उनको विनती करके वो अभ्यासक्रम में वो इतिहास डालने वाले नहीं है। जब बाबा साहब का संविधान इस देश की धरोहर है, जिसके बगैर हमारी सांस चल नहीं सकती, ये देश चल नहीं सकता, बाबा साहब के संविधान का और बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन अगर शिक्षा नीति से वो गायब कर रहे हैं, महात्मा फुले जी का कंट्रीब्यूशन गायब कर रहे, सावित्री के और फातिमा शेख के कंट्रीब्यूशन का अगर वो गायब कर रहे, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ हमारे बंदे नहीं हैं। तो हमने वहाँ से इतना अछूत रहना, लेकिन कम से कम जहाँ पे ये बात बनती है या बिगड़ती है या बिगाड़ी जाती है, उस प्रक्रिया में हमारे पुख्ते बंदे होना बहुत आवश्यक है। जावेद पाशा साहब है, आप है, अनिल जी है, संजय जी है, हमारी ताहिरा मैडम है, मैं खुद ही, आप सभी जो लोग यहाँ पे जी जान से हमारी धरोहर को बचाने में अगर लगे हैं, तो हमारे बंदे भी इस सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताकत का हिस्सा बनना बहुत आवश्यक है। आप 2024 का इलेक्शन हम अगर अंधे बन के, जो हमारे हो ही नहीं सकते, उन्हीं को अगर हम सत्ता में लाए बोरकर जी, तो हमारे पाँव पे हम ही कुल्हाड़ी मारने वाले शायद गुनहगार होंगे। तो कैसी सत्ता हो, सांस्कृतिक सत्ता कैसी हो, सामाजिक सत्ता कैसी हो, शैक्षणिक सत्ता कैसी हो, आर्थिक सत्ता कैसी हो, ये निर्भर करता है राजकीय सत्ता पे। तो ये राजनीति हमारे ढंग से हो, कम से कम हमारी बात सुनने लायक हमारी ताकत बने, यही मान्यवर कांशीराम साहब का और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का प्रयास था। हम हमारे महापुरुषों को याद करके हम प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि ये प्रेरणा ही हमको आगे लड़ने की शक्ति देती है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, इस आशा के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर, आपने